सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 2 जनवरी, और आज हम सभी 2 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग 1 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी नक्सलियों के सरेंडर के लिए जो नई पॉलिसी है ये अभी किसने लागू की थी, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। दुनिया की सबसे तेज मैंने आपको बुलेट ट्रेन के बारे में बताया था, जिसे नाम दिया था सिया 450 प्रोटोटाइप। इसका अनावरण अभी चीन के द्वारा किया गया है। रथ सप्तमी उत्सव के बारे में पूछिए आप लोगों से, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि अभी इसे राज्य उत्सव घोषित किया था। सीआरपीएफ के मैंने आपको नए डायरेक्टर जनरल बताए थे, ये भी विपुल कुमार बने हैं। समुद्र पर भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज है, इसका जो उद्घाटन है अभी तमिलनाडु के कन्याकुमारी के अंदर किया गया था। किस कंपनी को अभी ग्रेड प्लस 2 वर्ग का दर्जा दिया है, तो ये साथ ही दूसरी बार मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। सीनियर जो राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप है, इसका भी जो खिताब है ये केरल ने जीत लिया है। किसने इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है, तो ये भारतीय राइडर हेमंत मुदप्पा ने। किस संगठन ने कोर्सिया के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र का जो पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया था, तो जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा। डीबीएस बैंक इंडिया के मैंने आपको नए सीईओ बताए, ये भी रजत वर्मा बन गए। हालांकि साथियों ये जो कार्यभार है ये 1 मार्च 2025 से संभालेंगे। और लास्ट 11वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, कभी जो पुरातात्विद है इनके द्वारा किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी अभी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की गई है, तो हरियाणा के राखीगढ़ी के अंदर। आई होप साथियों आपको 1 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो, इसने जनवरी 2025 में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए कौन सा जो उपग्रह ये भी प्रक्षेपित किया है। तो उपग्रह को साथियों नाम दिया है NVS-02 उपग्रह। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों जो बात का GSLV है, जिसे क्या बोलते हैं, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ओवरऑल इसका 100वां मिशन है। अब बात करते हैं हम लोग NVS-02 उपग्रह के बारे में। तो ये साथियों भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली का एक हिस्सा है, जिसे नाविक के रूप में भी जाना जाता है। और ये साथियों करेगा क्या, तो भारत और आसपास के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति सूचना सेवाएं प्रदान करेगा। बात करते हैं हम लोग इसरो के बारे में। तो इसरो के बारे में भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 के अंदर। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर है। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये इसरो के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है एस सोमनाथ। और एक क्वेश्चन साथियों और रिलेट करिए, मैंने आपको 30 दिसंबर को ये क्वेश्चन पढ़ा है कि जो इसरो है इसने स्पेसएक्स मिशन को अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया था, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और किस रॉकेट के जरिए, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 रॉकेट के जरिए। तो ये क्वेश्चन रिलेट करके याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज के साथ जो दूसरा प्रश्न है ये आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, जिनका नाम आर वैशाली, इन्होंने विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के अभी महिला वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। तो पहले तो साथियों में ये जो आर वैशाली है इनके बारे में बता देता हूं आप लोगों को। याद करिए भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी आर वैशाली। और इन्होंने क्या है, कभी न्यूयॉर्क में विश्व बिलियर्ड जो चैंपियनशिप है इसके महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इसी में बात करते हैं कि गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो हालांकि साथियों ये जो आर वैशाली है ये 11 गेमों में 9.5 अंक हासिल कर विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था इन्होंने। लेकिन इस सेमीफाइनल में क्या है कि जो चीनी प्रतिद्वंदी है जिनका नाम है जी वेंजुन, इनसे हार गई और इन्हें कांस्य पदक से संतुष्ट करना पड़ा। अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो गोल्ड मेडल साथ चीन की वेन जुन ने जीता है। और इसमें रजत पदक किसने जीता है, तो ले तिंगजी ने।
अब मैं आपको शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न रिवाइज कराता हूँ। यहाँ से साथियों आपको एक नए क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और इसमें से भी मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण नाम बताता हूँ, जो कि साथियों डी गुकेश का नाम है, ये याद रखिएगा। यह भी सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियन बने थे, और ये मात्र दोस्तों 18 वर्ष के हैं। कोनेरू हम्पी का नाम याद करिए, 2 दिन पहले ही बढ़ा है। इन्होंने भी न्यूयॉर्क में दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। भारत ने भी 45वीं फीडे चेस ओलंपियाड है, इसमें अभी गोल्ड मेडल जीता था। अर्जुन एरिगेसी की बात करें तो शतरंज मास्टर 2024 का अभी इन्होंने कप जीता है। और कार्तिक वेंकट रमन ये 67वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के विजेता थे। अब इसी के साथ आप लोग नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर याद रखिएगा, जो कि अभी 85वीं है, पी श्याम निखिल। और आर वैशाली के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी। शतरंज से संबंधित मैं आपको और करंट अफेयर्स के प्रश्न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी साथियों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। याद करिए, मैंने को जम्मू कश्मीर के पहले शतरंज इंटरनेशनल मास्टर बताए थे, और ये दोस्तों मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, ये तीनों क्वेश्चन जो कि सोम कामोत्रा बने थे। फाइड की रेटिंग हासिल करने वाले अभी दुनिया के जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ये कौन बने हैं? तो ये भी साथी कोलकाता के अनिस बने थे, नाम रिवाइज करा चुका हूँ आपको कई बार। और फाइड कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट में अभी चैंपियन का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के दावेदार पूछे तो ये साथी डी गुकेशी बने थे। याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन रिलेट कर। अब देखिए आज का आप लोग तीसरा प्रश्न। आज का साथियों को जो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आज की क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो 33वीं बार संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब है, यह भी किसने जीत लिया है? तो पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा कि जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध फुटबॉल से है, और अभी 33वीं बार जो संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब है, यह पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और हराया किसको है? तो बंगाल साथ केरल को हराया। और जबकि इसका संस्करण पूछे तो इस बार संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण था। अच्छा, फाइनल कहां पर खेला गया था? तो 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पर साथ एक स्टेडियम है जिसका नाम GMC बालयोगी स्टेडियम, यहीं पर इसका फाइनल खेला गया था। जो साथियों विजेता टीम रही थी पश्चिम बंगाल, इसको संतोष ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी गई है। और जो साथियों उपविजेता थे केरल, इसको कमला गुप्ता ट्रॉफी के साथ 3 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं संतोष ट्रॉफी के बारे में। संतोष ट्रॉफी से भी साथियों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि इसकी जो शुरुआत है 1941 में जो भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसी के द्वारा की गई थी। पहला ही संस्करण इसका किसने जीता था? तो 1941-42 में पहला जो इसका संस्करण है ये बंगाल ने जीता था और दिल्ली को हराया था। सबसे अभी तक सफल जो टीम है ये पश्चिम बंगाल ही है, जिसने 33वीं बार ये खिताब जीत लिया है। उसके बाद दूसरी सबसे सफल टीम कौन सी है? तो पंजाब है, जिसने 8 बार ये खिताब जीता है। और जबकि साथ जो तीसरी सबसे सफल टीम है ये केरल और सेना की टीम है, जिसने 7 बार इस खिताब को जीता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान है इसका जो पदभार है यह भी किसने संभाल लिया है? तो ये संभाले साथियों एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब साथियों जो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा है ये भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी वायु कमान है इसके प्रमुख हैं। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये 22 जुलाई 1949 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली के अंदर। और ये साथियों भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वायु कमान भी है, और ये उत्तर भारत की जो हवाई रक्षा क्षेत्र है इसी के लिए जिम्मेदार है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में देखें तो ये साथियों इंडियन आर्मी के अभी उपेंद्र द्विवेदी साहब प्रमुख बने थे। इंडियन एयरफोर्स के पूछे तो ये अमरप्रीत सिंह है, और इंडियन नेवी की पूछे तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी बने थे। इसी के साथ आप लोग रेलवे बोर्ड के और याद रखिएगा, ये साथियों जया वर्मा के स्थान पर अभी सतीश कुमार बने थे। अब देखिए आज का आप लोग पांचवा प्रश्न। आज का साथ आपको जो पांचवा क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है, और आप लोगों से पूछ रहा है कि हमें मणिपुर सरकार ने जो मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना है इसके तहत बिना कुछ गिरवी रखे कितने हजार रुपए तक के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी साथियों मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम एन बीरेन सिंह, इन्होंने भी बिना कुछ गिरवी रखे 50,000 रुपए तक के ऋण को मंजूरी दे दी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
लेकिन साथियों ये जो 50,000 रुपये का ऋण है ये जाति हिंसा से विस्थापित लोगों को दिया जाएगा। तो खाली दोस्तों आप लोग इतना याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री जो उद्यमिता सहायता योजना है ये किस राज्य सरकार की है और इसमें कितना ऋण प्रदान किया जाएगा, तो याद रखेंगे 50,000 रुपये का। अब बढ़ते हम लोग आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी घरेलू उड़ानों में वाईफाई की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली जो पहली भारतीय एयरलाइन है ये अभी कौन से बन गई है। तो इसका जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये एयर इंडिया का विमान है। तो अभी एयर इंडिया क्या है कि घरेलू उड़ानों में वाईफाई की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। बात करते हम लोग एयर इंडिया के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है 15 अक्टूबर 1932 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष इसके वर्तमान में कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन। जबकि वर्तमान इसके सीईओ कौन है, तो कैंपेबल बेंसन। और एक क्वेश्चन दोस्तों और रिलेट करिए, मैंने आपको बताया था कि अभी एयर हेल्प की 2024 की ग्लोबल एयरलाइन रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टाटा की एयर इंडिया है इसकी रैंकिंग क्या रही थी, तो इस सेट भी। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और जो भावी सुधार है इनको प्रोत्साहन देने के लिए कौन से वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित कर दिया है। तो ये किया अभी 2025 को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा साथियों, अभी रक्षा मंत्रालय ने क्या है कि मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए सुधारों का जो वर्ष है ये 2025 को घोषित किया है। अब एक बार दोस्तों मैं आपको 2024 के जितने भी वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किए गए उनके बारे में रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इन सभी को याद रखिएगा। जैसे कि दोस्तों याद करिए, ऑक्सफोर्ड के बारे में बताया था मैंने आपको, इसने 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर ये किसे चुना था, तो ब्रेन रूट को। कैम्ब्रिज ने अभी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 का किसे चुना था, तो मैनिफेस्टो को। कॉलिन डिस्कनरी ने किसे चुना था, तो ब्रेड को 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये किसे किया था, तो कैमिलिट्स के वर्ष को, यानी कि ऊंटों के वर्ष को। और मैरियर वेबस्टर के बारे में बताया था मैंने आपको, इसने भी ध्रुवीकरण को वर्ष 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर ये घोषित किया था। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखें। आज का दोस्तों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं अभी कौन बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, ये भी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले तो मैं आपको एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। ये बात दोस्तों एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसका काम क्या है, तो राजनीतिक सुधारों पर काम करना। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर कुल संपत्ति की बात करें तो 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है दोस्तों इनके, और इसके साथ ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और जबकि साथ ही सबसे जो गरीब मुख्यमंत्री ये कौन है, तो मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। मैं आपको टॉप 3 सबसे अमीर मुख्यमंत्री के बारे में बता देता हूँ। तो पहले तो आपको लोगों को बता चुका हूँ कि जो एन चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के, इनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि सबसे अमीर है। दूसरे कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, इनकी जो कुल संपत्ति 332 करोड़ रुपए है। और तीसरे सिद्धारमैया जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, इनकी जो कुल संपत्ति है 51 करोड़ रुपए है। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 9वां प्रश्न है ये फेस्टिवल से संबंधित है और आप लोगों से पूछ रहा है कि जो तामू लोसार महोत्सव है ये अभी किस देश में मनाया गया है। तो ये साथियों हर साल मनाया जाता है नेपाल के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो दोस्तों तामुल लोसार महोत्सव है ये नेपाल में किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो गुरुंग समुदाय के द्वारा। और इस समुदाय के जो सदस्य हैं ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और यह भारत और नेपाल में पाए जाने वाला एक जातीय समूह भी है। और नेपाल में साथियों ये जो लोग हैं गुरुंग समुदाय ये मुख्य रूप से गंडकी प्रांत में रहते हैं। बात करते पहले हम लोग नेपाल के बारे में। तो नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू। नेपाल में मुद्रा चलती है आपकी नेपाली रूपी। राष्ट्रपति पूछे तो ये रामचंद्र पौडेल है। और प्रधानमंत्री कौन है, तो केपी शर्मा ओली। और अभी मैंने आपको रिसेंटली भारत और नेपाल के बीच में अभ्यास के बारे में बताया था जिसका नाम है सूर्य किरण। ये भी नेपाल के सरझंडी के अंदर शुरू हुआ था।
अब दोस्तों मैं आपको लोसार फेस्टिवल के बारे में और बता देता हूँ। देखिए, यदि तामू लोसार पूछे तो आप लोग आंसर कीजिएगा नेपाल के ऊपर। खाली अगर आप लोगों से लोसार पूछ ले तो आप लोग आंसर कीजिएगा लद्दाख के ऊपर। लेकिन इसी में दोस्तों अगर आप लोगों से लोसांग पूछ ले तब आप लोग आंसर कीजिएगा सिक्किम के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर, और ये आज का दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई भारत की पहली जो फिशिंग कैट कॉलोनी परियोजना है अभी किस वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू हुई है? ये हुई अभी आंध्र प्रदेश के कोरेंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी भारतीय जो दोस्तों वन्यजीव संस्थान है ये दोस्तों देहरादून के अंदर है, और यहाँ पर भी जो कोरेंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश में, इसमें भारत की पहली फिशिंग जो कैट कॉलोनी परियोजना है इसकी शुरुआत की गई है। यदि हम लोग वर्ष 2018 में देखें तो पहले साथ जो फिशिंग कैट सर्वेक्षण है इसमें 115 फिशिंग कैट की आबादी दर्ज की गई थी। और फिशिंग कैट के बारे में बात करें तो एक सामान्य घरेलू बिल्ली के आकार से लगभग दो ने आकार की है। और फिशिंग कैट को जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है इसके द्वारा रेड लिस्ट में भी रखा गया है। बात करते हैं हम लोग कोरेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव का आवास है। ये जो लुप्तप्राय फिशिंग कैट है ये इसी का आवास है। और ये दोस्तों स्थित कहाँ पर है तो गोदावरी नदी के मुहारे पर ये जो अभ्यारण्य है या आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कोरेंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि वो जो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है इसमें भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।